Students, good morning to all. So finally we are in the November month and this is the, I can say this is the cat month. Okay, तो बहुत सारा एंजाइटी हो रहा है मैम, क्या करें, लास्ट के मंथ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत कुछ कर लिया है, बहुत सारी प्रैक्टिस की है, लेकिन फिर भी मॉक में मार्क्स नहीं बन रहे हैं, नेगेटिव में मार्क्स ज्यादा जा रहे हैं। वीआरसी सेक्शन में ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन जब फाइनली आंसर चेक करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग बढ़ रहा है मैम, एंजाइटी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में अब आ रहे हैं, आई नो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डेली बेसिस पे बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे मेल्स आते रहते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम हो रही है, कैसे कैसे इस प्रॉब्लम को कम करें, कैसा हो सकता है। तो इन सब प्लानिंग के बारे में बच्चे ये वीडियोस हैं, सो प्लीज आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट मंथ में एंटर कर चुके हैं, जिसके लिए हमने इतने टाइम से प्रिपेयर किया है। ठीक है, सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस कि हाउ टू अटेम्प्ट द मॉक, हाउ टू एनालाइज द मॉक इन द नवंबर मंथ। आई नो आप उससे पहले मॉक दे रहे हो, मॉक को एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन आपको पर्टिकुलरली नवंबर मंथ में क्या करना है और कैसे प्लानिंग करनी है, बिकॉज आई नो आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि आपका स्लॉट कौन सा है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट 10-15 मिनट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखो, मेरे माइंड में ये चीज है यहाँ पे कि कैट मंथ तो आ चुका है, लेकिन लास्ट टिप्स क्या होने चाहिए मेरे पास डी डे के लिए। ठीक है, डी डे के लिए मेरे पास में टिप्स क्या होने चाहिए, क्या मुझे परफॉर्म करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका चाहे सिलेबस कंप्लीट हुआ है या फिर कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, या फिर सिर्फ आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि आई नो कि आपके माइंड में ऐसा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो लास्ट के 1-2 मंथ से पहले ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, या फिर पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो बीच में प्रिपरेशन छूट गया था, तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इन तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मॉक्स अब अटेम्प्ट करना है। अगर आपने अभी तक 1 या 2 मॉक या नहीं भी दिया है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने मोर देन 10 मॉक्स अभी तक दे दिए हों, इन सब के लिए नवंबर मंथ की प्लानिंग में मॉक इंक्लूडेड जरूर होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं डी डे पे एटलीस्ट मेरे माइंड में मिनिमम मेरे माइंड में 12+13+ मॉक होने चाहिए कि एटलीस्ट मैंने इतना मॉक दिया है, क्योंकि मॉक से आपके बहुत सारे फायदे होते हैं। आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो, आपको क्वेश्चंस के सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होती ज्यादा। ठीक है, मुझे क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हर थिंग, टाइम मैनेजमेंट तो हो ही गया, सिलेक्शंस में हो गया। फिर जब आप उसका एनालिसिस करते हो तो आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखते हो सकता है आपने उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हो, लेकिन जब हम लोग वहां पे मॉक में अटेम्प्ट करते हैं तब मुझे एक्चुअल में पता चलता है कि मुझे इस क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यही डिस्कशन करूंगी कि आपको मॉक देना कैसे है एंड मॉक का एनालिसिस कैसे करना है। सी, इन द नवंबर मंथ आप ये प्लानिंग कर लो कि अभी तक आपने जितने भी मॉक दिए हैं, नवंबर मंथ में एटलीस्ट आप यहाँ पे 10 मॉक के आसपास प्लानिंग करोगे। 10 मॉक्स इन द नवंबर मंथ। मैम इज दिस पॉसिबल? अरे पॉसिबिलिटी की बात मत करो, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे, मैम मैं नवंबर मंथ में 30 मॉक दूंगा। कैसे मैम, मैं एक दिन में 2 मॉक दूंगा तो मैं इस मंथ में 40 मॉक दूंगा। ऐसा कोई भी इररिलेवेंट प्लान मत बनाना। ठीक है, बहुत एक जो प्रैक्टिकल प्लान है, जो पॉसिबल प्लान है, सिर्फ वही प्लानिंग करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ प्लानिंग में रह जाते हैं और एक्चुअल में परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाता है। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा नहीं कि 30 मार्क्स दूंगा, 40 मार्क्स दूंगा, नॉट एट ऑल। एक्चुअली आपको अगर 10 मार्क्स भी आप डेडिकेटेडली, 10 या 8 मार्क्स भी अगर आप डेडिकेटेडली नवंबर मंथ में टारगेट कर रहे हो तो इट्स एनफ। क्योंकि सिर्फ मॉक अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक के साथ साथ उसका प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको प्रॉपर एनालाइज किया है या नहीं। बिकॉज विदाउट एनालाइजिंग द प्रीवियस मॉक देयर इज नो सेंस कि अगर आप सेकेंड मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, मैं XYZ इंस्टीट्यूट का भी मॉक दे देता हूँ, यहाँ पे फ्री मॉक चल रहा है ये भी दे देता हूँ, ऑल इंडिया मॉक चल रहा है वो भी दे देता हूँ, लेकिन मैंने एनालिसिस किया ही नहीं है। तो इसका मतलब तो क्या है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स पे, आप अपने वीक एरियाज पे वर्क ही नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ यहाँ पे मॉक दिए जा रहे हो, मॉक दिए जा रहे हो। तो अप्रोक्सीमेट 10 मॉक्स आप यहाँ पे टारगेट बना के चलो, मैक्सिमम 10 मॉक्स का। सेकेंड थिंग, आपके पास में आप अपना मॉक सिर्फ उसी स्लॉट में देने का ट्राई करो जिस स्लॉट में आपका एडमिट कार्ड है, इवनिंग
नून शिफ्ट या आफ्टरनून शिफ्ट या फिर इवनिंग शिफ्ट, ठीक है, जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम आया है, क्योंकि अब तो आपके पास में, अभी तक तो आप किसी भी टाइम पे मॉक दे रहे थे, बट अब आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, तो आप उसी टाइम पे मॉक देने का ट्राई करो, क्योंकि जब हम लोग डी डे पे जाएंगे तो हमें कुछ भी ऐसा अलग सा नहीं होगा, क्योंकि मैं जितने भी मॉक दिए इसी टाइम पे दिए, मुझे अपनी एफिशिएंसी कैसे मेंटेन रखनी है, तीनों सेक्शन में कैसे परफॉर्म करना है। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनको लेट उठने की आदत होती है, लेकिन उनके शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट आ गए। ओवर द इयर्स मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन दो एक स्टूडेंट ने मुझे मेल किया कि मैम क्या मेरी शिफ्ट चेंज हो सकती है, क्योंकि मेरा सुबह का शिफ्ट आ गया है एंड लाइक आई एम नॉट अर्ली बर्ड, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए एक ही सजेशन है, अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट आई है और आप थोड़ा लेट वाले इंसान हो, तो प्लीज आप सुबह उठ के ही मॉक देना, मॉर्निंग शिफ्ट में ही आप अपना मॉक दो, ठीक है। अब मॉक हमें देना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है। अब अटेम्प्ट में मैं हमेशा या तो लाइक दो टाइप की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हैं, मतलब दोनों सेम ही, या तो आप टर्मिनोलॉजी बोल सकते हो एबीसी स्ट्रैटेजी, या फिर राउंड सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। अब एबीसी या फिर राउंड सिलेक्शन, एबीसी मतलब अभी करना है, बी मतलब बाद में करना है, और सी मतलब छोड़ देना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मुझे करना है या फिर राउंड 1 में क्वेश्चन और सॉल्व करना है। मैंने आपसे बोला अगर आपने अभी तक 2 या 3 मॉक दिए हैं और अभी आप 10 मॉक्स और टारगेट कर रहे हो, 10 to 13 मॉक्स आर इनफ, लाइक एटलीस्ट आपको इतना तो समझ में आने लगेगा कि ये क्वेश्चन आपके रेंज का है या फिर आपकी रेंज से बाहर का है। अब देखो आप किसी भी सेक्शन में जाओ, जैसे लाइक अगर मैं वर्बल सेक्शन में जाती हूँ, तो वर्बल सेक्शन में आपके पास आरसीज के क्वेश्चंस होंगे, पैरा जंपर्स होंगे, पैरा समरी, ऑड वन आउट, तो इस डिफरेंट टाइप के आपके पास क्वेश्चंस होंगे। तो पहले आप वहां पे डायरेक्टली पैरा जंबल्स पे जंप मत करो, पहले वहां पे 1 या 2 आरसी अटेम्प्ट करो, ठीक है। आपने आपने लाइक आरसी देख लिया, आप अपना कंफर्टेबल एरिया, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइक एक आरसी आपका फिलोसफी से हो गया, एक साइकोलॉजी से हो गया, एक साइंस हो गया, एक आपका एनवायरमेंटल इश्यूज हो गया। तो हो सकता है कि मैं फिलोसफी वाली टर्मिनोलॉजी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, जबकि स्टूडेंट्स होते नहीं है ऐसे फिलोसफी में। मान लीजिए मैं एनवायरमेंटल इश्यूज के इस टाइप के लाइक टर्मिनोलॉजी से कंफर्टेबल हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन है, तो मतलब थोड़ा सा फेमिलियर वर्ड्स है, तो आप उस वाले आरसी को पहले टारगेट कर सकते हो। लेकिन पहले जो भी आपने आरसी के लिए स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो, आरसी पहले सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद लाइक आपने वर्बल अटेम्प्ट किया, जो भी उस वर्बल सेक्शन में हुआ, उस 40 मिनट्स में जो भी हुआ, इधर इन मॉक्स और ऑन द डी डे, ठीक है, जो भी आपके साथ हुआ उसको नेक्स्ट 80 मिनट्स के लिए भूल जाओ, उसको साइड में रख दो, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मैंने वर्बल सेक्शन दे दिया। बिकॉज आप यहाँ पे एग्जाम एक्चुअली कैट एक सिंगल एग्जाम है, कैट 3 एग्जाम है। आप ऐसा सोचो, पहला एग्जाम आपने वीआरसी सेक्शन दे दिया, नेक्स्ट एग्जाम आपका स्टार्ट हो गया डीआईएलआर का। पहला एग्जाम सेकंड वाले को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। आई नो वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, प्रॉब्लम होता है अगर वर्बल सेक्शन अच्छा नहीं गया, बट बच्चे एक चीज समझने का ट्राई करना, इट्स ऑल द कंसेप्ट ऑफ द रिलेटिविटी, ठीक है। हो सकता है कि पेपर डिफिकल्ट आया, आप उस मोमेंट पे जज मत करो ना कि पेपर इजी था डिफिकल्ट था, आपको सिर्फ अपना बेस्ट देना है, दैट्स इट, ठीक है। आप अपना बेस्ट देके निकल जाओ, बाद में सोच लूंगा ना, 80 मिनट्स के बाद सोच लूंगा मेरा पेपर कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है, बहुत टाइम होगा आपके पास में, राइट। तो फिर आप वहां पे नेक्स्ट 40 मिनट्स में आपको डीआईएलआर परफॉर्म करना है, ठीक है। डीआईएलआर में भी आपको राउंड 1 लाइक जो भी जो आपके पास सेट है, जिसमें भी आप लाइक जिसमें आपने ज्यादा प्रैक्टिस की है, मान लो नंबर बेस्ड एलआरडीआई है, उसमें मैं हमेशा परफॉर्म करता हूँ अच्छा क्वेश्चन, या फिर मुझसे गेम्स एंड टूर्नामेंट के क्वेश्चंस में ज्यादा एफिशिएंसी है, या वेन डायग्राम के क्वेश्चंस में ज्यादा एफिशिएंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे अपने स्क्वायर सेट्स का सिलेक्शन करोगे। हो सकता है आपसे सिर्फ 1.5 या 2 सेट ही सॉल्व हो पाए, तो इसका मतलब ये नहीं हो मेरा तो डीआईएलआर सेक्शन गया, अब मुझसे नहीं होने वाला, जो भी होगा बाद में सोचूंगा। अब मेरा तीसरा एग्जाम शुरू होने वाला है, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में मान लीजिए आपने राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 स्ट्रैटेजी फॉलो करी, तो राउंड 1 में आपने वहां पे देखा कि ओके ये क्वेश्चन है जिसकी मैंने प्रैक्टिस की है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने किए हैं पहले भी, और कैलकुलेशंस भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, या फिर आपको उसका शॉर्ट अप्रोच भी आता है, उसको अभी करना है, उसको अभी परफॉर्म करो। मान लीजिए अब आपने सेकंड क्वेश्चन देखा, आपको लगा कि नहीं मुझे कंसेप्ट आता है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, बट इट कैन बी कैलकुलेटिव, या फिर मुझे कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं आता इस क्वेश्चन का, ट्रेडिशनल अप्रोच आता है, तो जस्ट उसको मार्क फॉर रिव्यू करके निकल जाओ, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू में, क्योंकि अगर मेरे राउंड 1 में मैं जब जब सारे राउंड 1 के क्वेश्चंस कर लूंगा, देन आई विल जंप इनटू द राउंड 2 क्वेश्चंस, एंड देन देखूंगा कि वहां पे आपके पास कौन कौन से क्वेश्चंस, क्योंकि मार्क फॉर रिव्यू में आप इजीली अपने क्वेश्चन पे जा सकते हो जो आपके टारगेटेड क्वेश्चंस है। अब मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन ऐसा था, ओके ये कंसेप्ट तो मैंने किया नहीं है, या फिर मुझे आता नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे लिए डिफिकल्ट है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन, यू आर अनेबल टू इंटरप्रेट द इवन क्वेश्चन, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो, मार्क फॉर रिव्यू भी मत करो,
ठीक है। कई बार एक क्वेरी आती है मेरे पास स्टूडेंट्स की कि मैम अगर मैंने कोई टॉपिक किया ही नहीं है, क्या मैं एग्जाम में उसका क्वेश्चन देखते ही छोड़ दूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इजी होता है, या फिर आपने जो अभी तक बचपन से लेकर अभी तक जो मैथ्स में टाइम इन्वेस्ट किया उसके बेसिस पे भी वो क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि कैट का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि वो आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर आपने कोई टॉपिक कवर नहीं किया है तो इट डजंट मीन कि आप उसका क्वेश्चन देखते ही छोड़ दोगे। एक बार रीड कर लेना, हो सकता है आपने कभी क्लास में कभी किसी सेशन में छोटा मोटा कंसेप्ट सीखा और उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन आपका बन जाए। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब ये करने के बाद मैंने अपने तीनों सेक्शन, अभी मैं मॉक की बात करूं, तीनों सेक्शन आपने अटेम्प्ट कर लिए, आपके 2 आवर्स फिनिश हो चुके हैं। राउंड 2 में आपने मार्क फॉर रिव्यू, अगर 2-3 क्वेश्चन वहां पे कंप्लीट हो रहे हैं, आपने वो कंप्लीट किए एंड उसके बाद आपका एग्जाम फिनिश्ड। अब रिलैक्स। ओके, मैंने मॉक दिया है, मैंने देखा कि इतना परसेंटाइल बना है, इतने मार्क्स बने हैं, ये मेरी ओवरऑल लाइक ऑल इंडिया रैंक है जहां से भी आप मॉक दे रहे हो। उसके बेसिस पे आप 30-40 मिनट्स या 1 आवर मैक्सिमम एक ब्रेक लो, आराम से घूमो फिरो, खाओ पियो कुछ, एंड देन जिस दिन आप मॉक दे रहे हो उस दिन कुछ नहीं, वो मॉक डे होना चाहिए, मॉक डे। तो मॉक डे पे पहले मैंने 2 आवर्स का मॉक दिया एज पर माई एडमिट कार्ड शेड्यूल, जो भी मेरा वहां पे स्लॉट आया उसी के अकॉर्डिंग। 1 आवर का मैंने ब्रेक लिया, ठीक है। 1 आवर का ब्रेक लेने के बाद में 2 आवर का ब्रेक लिया, आपने बीच में कुछ कुछ किया, देन स्टार्ट एनालाइजिंग द मॉक। एंड मॉक का एनालिसिस करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ टू चेक द आंसर की आंसर आपका राइट है रॉन्ग है, ये एनालिसिस का मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब आप एनालिसिस कर रहे हो मॉक का, तो कम से कम 6 to 7 आवर्स का टाइम इन्वेस्ट करो टू एनालाइज द मॉक। मैम 6 to 7 आवर्स में हमें क्या करना है? सॉरी, मिनिमम आपने 2 आवर्स वर्बल सेक्शन में इन्वेस्ट किया, VARC सेक्शन में। आप हर एक सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। 1 इज द राइट क्वेश्चन, सेकंड इज द रॉन्ग क्वेश्चन एंड थर्ड इज द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट क्वेश्चंस हुए, जस्ट फॉर द लाइक, अगर आप वर्बल सेक्शन की बात कर रहे हो, आपने सही आरसी किया है, उसकी उस आरसी की फर्स्ट 2 लाइन गूगल पे पेस्ट करो और जहां से भी वो सोर्स लिया गया उस सोर्स से वो पूरा पैराग्राफ रीड कर लो, क्योंकि मॉक डे पे मैं और कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, तो उस दिन मेरा रीडिंग पार्ट वहां से हो जाएगा। ये मैं मॉक डे वाला डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, तो वो मेरा वहां से प्रैक्टिस हो जाएगा, वहां से मेरा रीडिंग हो जाएगा। तो लाइक अगर आपके पास 3 या 4 आरसी है, तो वहां से आपने वो क्वेश्चन लाइक जो भी पैराग्राफ है वो रीड कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी का वर्ड मिल रहा है तो उसे लिख लो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको स्नैप भी देना, आपको IFT भी देने जा रहे हो, जैट भी देने जा रहे हो, इन सब एग्जाम्स में एनमेट भी देने जा रहे हो, इन सब एग्जाम में आपकी वोकैबुलरी और इनडायरेक्टली आपको कैट में भी वोकैबुलरी हेल्प करेगी। तो जब आप रीडिंग कर ही रहे हो, और फाइनली जेडी और पीआई में तो ऑब्वियसली करने वाली है, वैट में भी करने वाली है, तो वहां से अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट वोकैब का वर्ड मिल रहा है तो उसको आप एक नोटबुक में मेंटेन करते हुए चलो पैरेलली। तो इस तरीके से आपने राइट क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस में देखो कि रॉन्ग क्या हुआ, दोबारा से उसे अटेम्प्ट करने का ट्राई करो कि कहां पे मैं प्रॉब्लम हो रही थी। अब थर्ड है मेरे पास अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अनअटेम्प्टेड में अगर टाइम मैनेजमेंट का इशू हुआ है तो अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, लेकिन अगर वो अंडरस्टैंडेबल नहीं था, समझ में ही नहीं आया, अब उसको एक बार धीरे धीरे रीड करो, ट्राई करो, उस लाइक VRC सेक्शन में तो कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, वहां से उसको एक बार दोबारा से रीड करके ट्राई करो कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, देन आप सॉल्यूशंस देख सकते हो। अगर हम नेक्स्ट सेक्शन 2 आवर्स DILR सेक्शन की बात कर रहे हैं, अब देखो DILR में जो सेट्स आपके हो गया है वो तो अच्छी बात है, वो तो आपने कर ही लिया, कितने टाइम में किया, क्या की पॉइंट्स थे उस सेट के, वो एक बार जरूर देख लेना राइट क्वेश्चंस के लिए भी, ठीक है, कि इसमें क्या क्या की पॉइंट्स थे, मुझे किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना था। अगर आपके पास रॉन्ग सेट हुआ है, अब उसे दोबारा से अटेम्प्ट करके देखो कि क्या अब वो मुझसे, क्योंकि हो सकता है टाइम प्रेशर में उस टाइम पे सॉल्व ना हो रहा, तो आप करो। नेक्स्ट इज द, अगर आपके पास अनअटेम्प्टेड सेट रह गया है कोई, तो अब उसको एक टाइम फ्रेम लगा के कि कितने टाइम में मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूं, अब उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है, DILR सेक्शन में भी आप यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 आवर्स DILR सेक्शन के लिए, या 2-2.5 आवर्स तक आप जा सकते हो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन का एनालिसिस थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट, रॉन्ग एंड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस तीनों को ही प्रॉपर एनालिसिस करना है। कैसे एनालिसिस करना है? अब देखो, जो आपके पास करेक्ट क्वेश्चन हुआ है उसमें आप ये देखो, इज देयर एनी अनदर अप्रोच जिससे मैं अपने क्वेश्चन को, और लाइक कोई ट्रिकी अप्रोच जिससे मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था? इफ यस, तो उस अप्रोच को एक बार देख लो। लाइक कई बार हमें सॉल्यूशन में कुछ ट्रिकी अप्रोच पता चल जाता है, या फिर हमें पता था लेकिन वो एग्जाम में हिट नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसको ट्रेडिशनल अप्रोच से किया, ठीक है। तो उस अप्रोच को एक बार देखो, माइंड में रखो एंड उसी बेसिस पे अपने क्वेश्चंस को ट्राई करना।
रॉन्ग क्वेश्चंस में भी आप देखो कि कैलकुलेशंस एरर थी, तो वो कैलकुलेशंस को माइंड में रखना कि इस टाइप का कैलकुलेशन एरर आपसे हो जाता है। और अगर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम थी तो वो कंसेप्ट आप लिख लीजिए कि जस्ट सपोज मेरे से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सर्कुलर रेस का क्वेश्चन नहीं बना, या फिर मैंने सीरीज एंड सीक्वेंस कंप्लीट किया था उससे मेरा क्वेश्चन नहीं बना, आप वापस से अगर आपके पास ऐसे 2-3 टॉपिक का लिस्ट बन जाता है जो आपने कवर किए हुए हैं बट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन या तो गलत हो गया या फिर आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पाया, ऐसे टॉपिक्स को आप लिस्ट डाउन करोगे और उनको दोबारा से रिवाइज करके उनके बेसिस पे कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करोगे और तभी हम नेक्स्ट मॉक पे स्विच करेंगे। तो यहां से आपके जो वीक एरियाज हैं उन पे भी आपका वर्क होता रहेगा। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए भी एक बार दोबारा से अटेम्प्ट करके देखना है कि अगर टाइम का प्रॉब्लम रह गया था और अगर ऐसा था कि मैंने कंसेप्ट कवर हुआ था लेकिन फिर भी मुझे क्वेश्चन हिट नहीं हुआ, फिर से उस कंसेप्ट पे जाके उसको रिवाइज करो। इस तरीके से जिस दिन आप मॉक दे रहे हो उस दिन आपका प्रॉपर टाइमिंग मॉक एनालिसिस के लिए होना चाहिए। एंड वंस यू आर डन विद द मॉक एनालिसिस एंड यू फाइंड आउट द डिफिकल्ट टॉपिक या फिर जो टॉपिक आपसे समझ में नहीं आए थे, आपने कवर किया था लेकिन कंसेप्ट भूल गए थे, उन सबको दोबारा से सॉल्व करना है। रिवाइजिंग डजंट मीन कि आप सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन का मतलब है आप उसके बेसिस पे वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो इस टाइप से आप अपने कंसेप्ट को रिवाइज करते हुए चलो एंड फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट मॉक के लिए प्लानिंग करेंगे। तो ये हमारा मॉक डे के लिए चीज हो गई। तो इस तरीके से प्लीज आप नवंबर मंथ में अपना मॉक और इन सब का एनालिसिस करो, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट चीज आती है कि लास्ट मंथ मैम मैंने XYZ इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ले लिया, यहाँ से टेस्ट सीरीज ले लिया, वो मुझे फ्री में कुछ प्रोवाइड कर रहा था मटेरियल, मैंने यहाँ से कर लिया। डोंट डू दैट इन द लास्ट मंथ, ठीक है। अब मल्टीपल सोर्सेस को प्लीज फॉलो मत करना, ठीक है। ये वो टाइम है जहां पे डिस्ट्रैक्शंस होना बन सकता है। मैम मार्केट में एक अच्छी बुक आई थी वो मैंने ले ली, वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं। डोंट डू दैट। जो सोर्स अभी तक आपने फॉलो किया है, जहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर रहे हो उसी को ही फॉलो करो, ठीक है। अगर आपकी बुक्स कंप्लीट हो गई है, जहां से भी आप सॉल्व करते हो उसको रिवाइज करो दोबारा से। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई बुक ऐसे सॉल्व की उसमें एक भी डाउट नहीं है, आपका एक भी डाउट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर ऐसा नहीं हो सकता। उसको दोबारा से सॉल्व करो, दोबारा से देखो, लेकिन मल्टीपल सोर्सेज और न्यू सोर्सेज लाइक इस मूवमेंट पे कोई भी नया सोर्स चूज मत करना। जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे थे अभी उसे ही फॉलो करो, उसको ही कंप्लीट करो, ठीक है। तो प्लीज ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर हम लोग एंजाइटी, ऑब्वियस है लेकिन इट शुड नॉट बी इन अ नेगेटिव वे, राइट। एंजाइटी थोड़ा बहुत होता है, अगर हमने प्रिपरेशन किया है, अगर हम अपनी प्रिपरेशन के लिए सीरियस है तो एंजाइटी लेवल बन सकता है, इट्स वेरी नॉर्मल। बट अगर वो नेगेटिव वे में जा रहा है उसको कंट्रोल करने का ट्राई करो, अदरवाइज वो आपकी एग्जाम को रुइन कर देगा। इस चीज का ध्यान में रखना है, ठीक है। अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करो और क्योंकि अगर मैं ये सोच के सिर्फ मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ चीजों को, ओके कल मैं ऐसा कर लूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कर कितना रहे हो, परफॉर्मेंस क्या है आपका, उस बेसिस पे ज्यादा ध्यान देना है। सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, तो एग्जीक्यूशन पे भी ध्यान देना है। सिर्फ प्लानिंग और नॉट एग्जीक्यूशन एंजाइटी लेवल को और ज्यादा हाई कर देगा, प्लीज इससे थोड़ा सा बचना है। और बहुत सारी लाइक लोगों की बातों से भी वो करना है। कुछ लोग आपको बोलेंगे नहीं हो पाएगा, कुछ लोग बोलेंगे हो ही जाएगा, ये मतलब इन सब चीजों से अपने आप को थोड़े दिन के लिए अलग कर लो और अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉलो अ डेली शेड्यूल। अब वो टाइम नहीं है कि आप वीकली और मंथली शेड्यूल बना रहे हो, डेली बेसिस पे अपना शेड्यूल बनाओ। लाइक अगर मेरा कल दिन स्टार्ट होने वाला है, आज मेरा डे एंड हो रहा है, तो डे एंड करने से पहले मैं अपना एक शेड्यूल बनाऊंगा कि कल मुझे क्यूए में इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। मुझे वीए आरसी में इतना टाइम रीडिंग करना है, आरसी सॉल्व करने हैं, पैराजंबल सॉल्व करने हैं, ठीक है। टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। DILR में मुझे मान लीजिए 2 सेट्स ऑफ DI सॉल्व करना है, 3 सेट्स ऑफ मिनिमम LR मुझे सॉल्व करना है। सोर्सेज भी पहले डिसाइड कर लो। लाइक अगर मैं QA में 40 क्वेश्चंस करने वाला हूं और आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो मैं कुछ क्वेश्चंस लाइक 10 क्वेश्चंस अलजेब्रा से करूंगा, अरिथमेटिक से 15 क्वेश्चंस करूंगा, ज्योमेट्री से 5 to 7 क्वेश्चंस करूंगा, नंबर सिस्टम से, PNC प्रॉब से। तो इस तरीके से आप एक मिसलेनियस टाइप का बंच बना लो अपने क्वेश्चंस का, ताकि नेक्स्ट डे पे मुझे ये डिसाइड ना करना पड़े कि मैं कौन से सेट सॉल्व कर रहा हूँ या कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। पहले से डिसाइड करके और नेक्स्ट डे अपना स्टार्ट कर दीजिए।
ओके। एंड डेली टाइम टेबल बनाना है और उसको टारगेट को डेली बेसिस पे अचीव करना है। अब हम एक भी दिन कंपनसेट नहीं कर सकते हैं, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे कंपनसेट करें। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लाइक कितना हमारा स्कोर है और कितना हम इंप्रूव कर सकते हैं। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि बहुत बड़ा मिरेकल हो जाएगा इन 2022 डेज में, आप 10% से सीधा 80 पे आ जाओगे, 20 से 90 पे आ जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन यस, स्टिल वी कैन इम्प्रूव द स्कोर। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेकिन स्टिल हम अपने स्कोर को यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको इम्प्रूवमेंट पे देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे मैम मेरे तो अभी 30% आ रहे हैं, छोड़ देता हूँ। छोड़ने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना। तो एटलीस्ट यहाँ पे हम अपने स्कोर को इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दें। हो सकता है एक डिसेंट परसेंटाइल अगर हमारी बन जाए तो हमें एक डिसेंट कॉलेज यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो प्लीज स्टे फोकस्ड, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। अपने मॉक को प्रॉपर एनालिसिस करना है। विदाउट एनालाइजिंग द मॉक नेक्स्ट मॉक नहीं अटेम्प्ट करोगे। अगर आप कोई लॉग बुक मेंटेन करते हुए चल रहे हो, ठीक है, तो उसको आप एनालाइज करते रहो डेली बेसिस पे। लाइक उसमें अगर आपने वोकैब के लिए बनाया है, क्वांट के ट्रिक अप्रोच फॉर्मूलाज डिफिकल्ट क्वेश्चंस, उन सब के लिए अगर कोई बुक बनाई है तो उसको एनालाइज करते हुए चलो। मैंने आपसे पहले भी बोला, एनालिसिस डजंट मीन ओनली चेकिंग द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन चेक करना एनालिसिस नहीं होता, उन पे वर्क करना है, फाइंड करना है प्रॉब्लम कहां पे और उसको आपको सुधारना है, उसको आपको इंप्रूव करना है। सो नेक्स्ट थिंग, रिवीजन। अगेन रिवीजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ओनली रिवाइजिंग द फॉर्मूला, यू हैव टू प्रैक्टिस। जस्ट प्रैक्टिस द आरसी, प्रैक्टिस द DI and LR सेट्स, रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड सॉल्व द QA क्वेश्चंस। ये आपका रिवीजन होना चाहिए इन लास्ट डेज। एंड हाउ टू मैनेज द टाइम, मॉक्स एंड प्रैक्टिस। तो अगर आप लाइक थर्ड डे पे या फोर्थ डे पे, अगर आप थर्ड डे पे आप मॉक डिसाइड करो तो बीच में 2 दिन आप प्रैक्टिस करो। जो वीक एरियाज आपने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं उन पे आप वर्क करो। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने मॉक को एनालिसिस करना है, अपने नवंबर मंथ को यहाँ पे मैनेज करना है। सो नेक्स्ट थिंग इज टेक द बुल बाय द हॉर्न। कन्फ्रंट करो सिचुएशन को, डरना नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे अभी भी मेरे पास में टाइम है, अभी भी मैं यहाँ पे अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मेरे पास चॉइसेस है, एग्जाम दूंगा अच्छे से, फोकस रहूंगा, इधर उधर की बातों में नहीं आऊंगा। मॉक्स जरूर देने हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, रिवीजन करना है। ये लास्ट की 22 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद डेफिनेटली आफ्टर द कैट एग्जाम में आपके लिए कि स्नैप पे कैसे फोकस करें। अभी आपको कोई भी और एग्जाम पे फोकस नहीं करना है। नहीं सोचना है कि 18 को मेरा IFT है तो थोड़ा थोड़ा जीके कर लेता हूँ। नॉट एट ऑल, अभी कुछ मत करो। सिर्फ अपने, अगर आप कैट के लिए सीरियस हो तो सिर्फ अभी कैट पे फोकस करो। अगर आप सिर्फ मेन टारगेट आपका ओमेट्स है, नॉन कैट एग्जाम्स है, तो उन पे फोकस कर सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका कैट एग्जाम फोकस है, कैट इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके लिए, तो सिर्फ उस पे फोकस करो। ठीक है, सो प्लीज, हो सकता है आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। सो प्लीज स्टे फोकस्ड। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मेल मी ऑन द गिवन ईमेल ID which is like pasted on the description box, and you can connect me through the Telegram channel and the Facebook page and LinkedIn. इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।